बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर ज़ूलॉजिस्ट कारी मोहम्मद इरफान यासीन आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम एक नई सीरीज़ लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें हम बोर्ड के वो क्वेश्चंस जो कई बार पेपर्स में आ चुके हैं, और क्योंकि बायोलॉजी के हर चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, इसलिए स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि सर वो क्वेश्चंस जो बहुत अहम हैं बोर्ड के पेपर के लिहाज से, उनके बारे में हमें आगाह किया जाए। स्टूडेंट्स की इस डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस सिलसिले का आगाज़ किया है कि हर चैप्टर में से वो क्वेश्चंस जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, और इसी तरह स्टूडेंट्स के टाइम को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो कम वक्त में और बहुत ही अहम क्वेश्चंस हैं उनको यकजा कर दिया है, ताकि वो बच्चे जो हमारे टॉपर्स बच्चे हैं और वो बच्चे जो पास होना चाहते हैं, उन सब के लिए ये हमारी सीरीज़ मुफीद साबित होगी। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो लोग इस सीरीज़ के क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे, हम गारंटी देते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो 100% मार्क्स अपने बायोलॉजी में स्कोर कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 10 है, हमारा 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें टोटल क्वेश्चंस हमारे होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस 15 होंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अब इस सीरीज़ में सबसे पहला क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स, या लेंटिकल्स भी पढ़ते हैं बेटा इसको। इन दोनों के दरमियान फ़र्क बताएं, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ मेसोफिल सेल्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो होता है वो मेसोफिल सेल्स की हालत क्या होती है, कंडीशन क्या होती है। इसका आंसर डियर स्टूडेंट्स आपको बुक में से मिल जाएगा। इसका आंसर ये है कि डे टाइम जो होता है, जब मेसोफिल सेल्स जो होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, तो साथ साथ रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी चलता रहता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ऑक्सीजन पैदा होती है, और इसी तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। ये होता है दिन के वक्त। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड दे देती है, और इसके बदले में फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन मिलता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन इसी तरह से रात के औकात के जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो तो नहीं हो रहा होता, लिहाजा ऑक्सीजन पैदा नहीं हो रही होती, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है पौधे को। तो पौधा अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को हासिल करने की ज़रूरत महसूस करता है वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन हासिल कर लेता है। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आपको की बुक में, ये 10th बायोलॉजी की बुक में से पेज नंबर 3 पर इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस में फ़र्क बताएं, ये क्या चीज़ है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में जब हम ग्लॉटिस की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, ग्लॉटिस जो है, हवा जो है फेरेंक्स में से लेरेंक्स की तरफ जब जाती है तो वहाँ पर फ्लोर ऑफ फेरेंक्स पर एक सुराख होता है जो लेरेंक्स की तरफ जाता है, उस सुराख को हम ग्लॉटिस बोलते हैं। और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक ढकना सा होता है, फ्लैप होता है, इसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ये आपके पेज नंबर 5 पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा बायोलॉजी की बुक से, इंग्लिश मीडियम की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज वॉइस बॉक्स और लेरेंक्स।
वॉइस बॉक्स या लेरिंक्स को उर्दू में आला सौत कहते हैं, क्योंकि इसमें आवाज़ पैदा होती है, इसलिए इसको आला सौत कहा जाता है या वॉइस बॉक्स या लेरिंक्स बोलते हैं। इसका आंसर आपको पेज नंबर 6 से मिल जाएगा कि लेरिंक्स इज़ अ बॉक्स मेड अप ऑफ कार्टिलेज, और ये प्रेजेंट होता है फेरेंक्स और ट्रैकिया में। इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। 2 पेयर्स ऑफ फाइब्रस जो है बैंड्स होते हैं इसके अंदर, जिनको वोकल कार्ड्स बोलते हैं, जो स्ट्रेच्ड होते हैं अक्रॉस द लेरिंक्स, और जो ही हवा इनमें से गुजरती है तो वोकल कार्ड जो है वाइब्रेट करके आवाज़ पैदा करता है। ये इसका आंसर है। आपको इसका आंसर पेज नंबर 6 से मिल जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, डिफाइन द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को डिफाइन करें। एल्वियोलाई को डिफाइन करें हमारा अगला क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, आपने एयर पैसेज वे पढ़ा है, ये इसी पेज पर पेज नंबर 6 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि हर एल्वियोलर डक्ट जो होती है वो क्लस्टर ऑफ पाउचेस में खुलती है और उन पाउचेस को एल्वियोलाई कहते हैं। और इनका काम क्या है, इनका फंक्शन भी साथ है। द एल्वियोलाई जो हैं वो क्या करती हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस बनाती हैं इंसानी बॉडी के अंदर, ये इसका फंक्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। यस डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, गिव 3 स्टेप्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑर्डरली। तरतीब से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के तीन जो मराहिल हैं, स्टेप्स हैं, वो बताएं। ये स्टेप्स जो है आपको सफ़ा नंबर 7 पर मिल जाएंगे। इंस्पायरेशन या इनहेलेशन या एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन इसको बोलते हैं, और इनके पहले पहले तीन स्टेप्स आप यहाँ से तरतीब से लिख लेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन राइट लंग, वाई। लेफ्ट लंग जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है राइट लंग से, तो इसकी रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है? डियर स्टूडेंट्स, इसकी रीज़न ये है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक हार्ट लोकेशन, हमारे दिल की मौजूदगी की वजह से जो है हमारी जो लेफ़्ट लंग है वो थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि वहाँ पर हार्ट के जो नोच हैं, हार्ट के जो पॉइंट है लोकेशन का वो होता है। इस वजह से हमारा लेफ़्ट लंग जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है देन द राइट लंग। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या फ़र्क है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा ब्रोंकाइटिस में, और ये इंग्लिश मीडियम की बुक में से पेज नंबर 12 से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि निमोनिया की जो सिम्पटम्स हैं वो क्या हैं, निमोनिया की अलामात क्या हैं। आपको ये सफ़ा नंबर 12 पर ही मिल जाएगा निमोनिया के टॉपिक में। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द काजिंग एजेंट्स ऑफ एस्थमा। एस्थमा के जो काजिंग एजेंट्स हैं यानी दमे की जो वजह बनते हैं, जो एजेंट्स हैं, वो कौन से हो सकते हैं। इसका आंसर डियर स्टूडेंट्स आपको पेज नंबर 13 से मिल जाएगा, और इसका आंसर यहाँ से शुरू होगा कि जो काजिंग एजेंट्स हैं वो हमारे पास एलर्जेंस हैं, डस्ट है, स्मोक है, परफ्यूम्स हैं, पोलन्स एट्सेट्रा वगैरह, ये चीज़ें इसके आंसर में शामिल हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट आर द काजिंग एजेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, डिफाइन लंग कैंसर। लंग कैंसर को डिफाइन करें। इसका आंसर आपको पेज नंबर 14 से बायोलॉजी की इंग्लिश मीडियम की बुक से मिलेगा।
कि लंग कैंसर इज़ अ डिजीज़, ये एक बीमारी है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है जिसमें टिश्यूज़ ऑफ लंग्स की द सेल्स जो हैं कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म द ट्यूमर्स। और ये जो सेलुलर ग्रोथ है फिर दूसरे सेल्स में इन्वेड कर जाती है, जो एडजेसेंट टिश्यूज़ में चली जाती है लंग्स। और मोस्ट कॉमन इसकी जो सिम्टम्स हैं वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सांस का मुख्तसर होना, शॉर्ट हो जाना या तंग होना सांस का, कफिंग होना, इसके अलावा वेट लॉस हो जाना और बाज़ औक़ात खांसी में से ब्लड का आना, ये इसकी जो है सिम्टम्स में भी शामिल है। ये लंग कैंसर का आंसर है। ये पेज नंबर 14 है इंग्लिश मीडियम की बुक का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें हमारे पास सवाल पूछा गया है कि एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग जो है इससे क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव और स्मोकिंग जो पैसिव स्मोकिंग है इन दोनों में सिंपल सा फ़र्क है कि पैसिव स्मोकिंग में जो है इंसान दूसरे से अगर स्मोक लेता है, यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स साथ बैठा सिगरेट पी रहा है वो स्मोकिंग कर एक्टिव स्मोकर है, और अगर आपको उसका धुआं आ रहा है और इस तरह आप जो है वो पैसिव स्मोकर हैं। इसका आंसर भी आपको आपके लंग कैंसर वाले दूसरे पैरे और तीसरे पैरे में इसका तीसरे पैरे में बल्कि इसका आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर जो है आपको तीसरे पैरे से क्लियर हो जाएगा। एक्टिव स्मोकर वो होता है जो खुद डायरेक्ट फिल्टर से पी रहा होता है, पैसिव स्मोकर जो उसके साथ बैठा हुआ हो या दूसरे के स्मोकर से स्मोक उसको पहुंचे तो उसको पैसिव स्मोकर बोलते हैं। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम पर क्या असर होता है स्मोकिंग का। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर सिंपल सा है, पेज नंबर 15 पर है कि जब स्मोकिंग आल्सो हैज़ इफेक्ट्स ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लेसन्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। ये जो धुआं होता है तंबाकू का उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जिससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो हीमोग्लोबिन की होती है वो कम हो जाती है, जिससे क्या होता है दूसरे केमिकल्स भी होते हैं जो कि धुएं के अंदर शामिल होते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अपनी कम कर देती है, जिसकी वजह से खून के अंदर जो ब्लड के प्लेटलेट्स वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी मिकदार बढ़ जाती है, और नॉर्मल नंबर से जब वो ज़्यादा हो जाते हैं तो इससे ब्लड खून जो होता है गाढ़ा हो जाता है और इसको हम कहते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। और ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस खून की नालियाँ तंग भी हो सकती हैं, जिससे खून के गाढ़ेपन की वजह से खून की नालियों से नॉर्मली नहीं गुजर सकता। ये आपके पेज नंबर 15 पर इसका आंसर मौजूद है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस में से। ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन द स्मोकर्स। स्मोकर्स के अंदर जो टीबी है वो कितने गुना इसकी शरह होती है, कितने गुना इसकी रेशियो बढ़ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये सफ़ा नंबर 15 पर ही ये जो बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग का टॉपिक है इसका सेकंड लास्ट जो पैरा है, स्मोकर्स आर at the great risk of developing infections particularly in the lungs। फिर आगे लिखा गया कि स्मोकिंग जो है इसके रिस्क से इसके करने से रिस्क बढ़ जाता है ट्यूबरकुलोसिस का 2 से 4 गुना 2 to 4 टाइम्स जो है चांस बढ़ जाता है। किसका, या रेशो बढ़ जाती है, किसकी रेशो बढ़ जाती है,
डियर स्टूडेंट्स, ट्यूबरकुलोसिस की टीबी की रेशो बढ़ जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग फॉर सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन? किसी शख्स की सोशल लाइफ पर, समाजी ज़िंदगी पर स्मोकिंग के क्या असरात होते हैं? इसका आंसर आपको इसी पेज पर मिल जाएगा कि स्मोकिंग आल्सो इफ़ेक्ट्स द सोशल लाइफ। ये साइड पर आपको ब्लू कलर में एक टेबल में लिखा हुआ मिलेगा, ये बॉक्स में लिखा हुआ मिलेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 15 पर। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। राइट अ नोट ऑन एयर पैसेज वे ऑफ ह्यूमन। इंसानों में गैसों के तबादले के लिए जो हवा का रास्ता है उस पर नोट लिखें। यह आपका क्वेश्चन है और ये इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आज के ये तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छे अंदाज से समझ आ गए होंगे और आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि आपकी तैयारी कितनी है और कौन से क्वेश्चन का आंसर जो है किस पेज पर मौजूद है। ये भी मैंने बताने की भरपूर कोशिश की है ताकि आपको मसला ना हो। अगर इसके अलावा फिर भी आपको समझ नहीं आता, अगर आपको किसी किस्म का और कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका टीचर ज़ूलॉजिस्ट कारी मोहम्मद इरफान यासीन।